6 पीएससी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 885 एंट्रीज को मैंने एक-एक करके क्रॉस चेक किया, एक-एक करके। जी, जी। मैंने लगभग कम से कम 400 फ़ोन्स को कॉल किए होंगे। तो उसमें जो दिखने में जो चीज़ें आई ना, तो वो अवाक कर देने वाली थी। 1 नंबर का इस्तेमाल 26 बार, 19 बार, 15 बार, कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है। आपका नाम नंबर भी सही आपका टेस्ट नहीं हुआ है। नाम के अगेंस्ट में सिर्फ़ 0, और 2 जगह तो इतना ऐसा नंबर था जो ये नंबर ही कहीं एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता है। 02 और उसके बाद 8 ज़ीरो। तो जितने तरह के आप फ्रॉड सोच सकते हैं, वो किया। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी धन्यवाद। ये सबमिशन था। विषय महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए, आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल, सही है नहीं है थोड़ा इंक्वायरी में ही मालूम पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। याद कीजिए कोरोना काल के शुरुआती दिनों को, जब सरकार की एक के बाद एक नाकामियां सामने आ रही थी और एक के बाद एक कई स्वास्थ्य सचिव बदले गए। फिर अमृत प्रत्यय आए और उसके बाद सब कुछ बदल गया। सरकार कोरोना को लेकर अपनी पीठ लगातार थपथपाती रही। कोरोना काल में बिहार सरकार ने एक मापदंड तय किया और बिहार की जनता को गांव लेवल तक टेस्टिंग की गई, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए और सरकार ने इस पर 9,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च की। लेकिन अब ये सामने आया है कि ये दावे बिल्कुल झूठे थे, फर्जी थे और सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही थी उसके पीछे लूट का खेल चल रहा था। इसका खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस के बिहार ब्यूरो के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संतोष जी, पहले तो आपको मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताएं कि जिस तरह से आपने इतना बड़ा खुलासा किया कि मतलब फर्जी टेस्टिंग की गई, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या था पूरा मामला, क्या है ये? देखिए, आपको याद होगा कि जुलाई तक टेस्टिंग हम जो कर रहे थे बिहार में, वो 10,000 15,000 था। जी। और फिर अचानक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, चेंज होता है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, हॉस्पिटल्स को बेड्स मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, पॉजिटिव चीज़ें हुई। लेकिन एक चीज़ जो हुआ कि अचानक टेस्टिंग 10,000 से 10 दिनों के अंदर में 50,000, फिर 70,000, और ये 1,70,000 पर डे तक चला गया। तो मुझे लगा तो या तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, बहुत लेवल की एनर्जी थी, जो कि आंशिक रूप से सच्चाई भी थी उसकी, कि एक अच्छी टीम लीडरशिप प्रत्यय अमृत ने दिखाई थी उसमें। उसमें कोई डाउट नहीं वहाँ तक। लेकिन नीचे के लेवल, जिसमें कि कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के भी ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तो हैं ही, आप नीचे लेवल से आप जिला के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफसर होते हैं, फिर ब्लॉक अकाउंट्स अफसर होता है, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर होता है, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, फिर एएनएम आपका हो गया, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, इस सब की मिली-जुली टीम होती है। उसके बाद इन सब को मिला करके एक तरह से डाटा का प्रिपरेशन होते हैं, आप कैंप होल्ड करते हैं। जी जी। तो वहाँ से एक थोड़ा-सा एक डाउट हुआ कि ये, लेकिन एक डाटा नहीं मिल रहा था कि ये एक्चुअली क्या है। तो बहुत मुश्किल से लगे रहे तो डाटा मिला, 6 पीएससी का डाटा मिला।
3 पीएससी का एक्सेल शीट मिला जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिपेयर होता है, और 3 पीएससी का कच्चा डाटा मिला। मैं दोनों चाहता था कि दोनों मिले कि ये पीएससी का तैयार कैसे करती है। तो मैंने एक-एक नंबर को टोटल 885 टेस्ट हुए, मतलब एंट्रीज बोलते हैं। एक आदमी का 2 टेस्ट हुआ तो मैं 2 एंट्री बोलूँगा, व्यक्ति नहीं बोलूँगा, 2 एंट्रीज बोलूँगा। टोटल 6 पीएससी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 885 एंट्रीज को मैंने एक-एक करके क्रॉस चेक किया, एक-एक करके। मैंने लगभग कम से कम 400 फ़ोन्स को कॉल किए होंगे। तो उसमें जो दिखने में जो चीज़ें आई ना, तो वो अवाक कर देने वाली थी। एक नंबर का इस्तेमाल 26 बार, 19 बार, 15 बार, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आपका नाम नंबर भी सही आपका टेस्ट नहीं हुआ है। नाम के अगेंस्ट में सिर्फ 0, और 2 जगह तो इतना ऐसा नंबर था जो ये नंबर ही कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, 02 और उसके बाद 80। तो जितने तरह के आप फ्रॉड सोच सकते हैं वो किया। ये होता क्या था कि हम जो फील्ड में गए तो पता चला कि गांव में कैंप करते हैं, तो हम गांव गए, बोला कोई कैंप नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी सब वर्कर के पास डाटा है, वो सर्वे के नाम पर के नाम लिख के ले गया है, वही नाम नंबर डाल देता है। टेस्ट हुआ नहीं, लोगों को एसएमएस आ रहा है, तो लोगों को लगता था कि नहीं नहीं हम लोगों का कोरोना टेस्ट होगा, उसी लिए एसएमएस आ रहा है। जी बिल्कुल, गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जी, गांव के लोग भोले वाले हैं। तो इस तरह से ये फ्रॉड हो रहा था। तो हमको लगता है कि इसको अगर जांच करवाई जाए सिरे से। मैंने तो एक छोटा सा फ्रैक्शन लिया है, मैं इसके बिना पर मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मैंने जो एसेस किया कि 4 महीने का डेटा अक्टूबर ऑनवर्ड अगर करवाया जाए, डाटा का अगर प्रोब करवाया जाए, तो बहुत सारी बातें निकलेगी उसमें, और उन अधिकारियों पर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने टैक्स पेयर के पैसे के साथ ये हाल किया है। जी। संतोष जी, यहाँ सवाल उठता है कि सरकार के स्तर पे ही कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, और सरकार जो वहाँ से एंट्री मिलती रही उसको सच मानती रही। और लापरवाही इस सेंस में कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग लेवल जो है ना, नीचे तक नहीं हो सकता था। कुछ ना कुछ उनको एक सिस्टम रखना था कि जैसे कि मेरा नाम संतोष सिंह है, तो संतोष सिंह तो 100 हैं। विनीता विला में रहने वाले संतोष सिंह या इंडियन एक्सप्रेस में काम करने वाले संतोष सिंह की तो एक आइडेंटिटी है ना, तो वो कंफर्म होगी। तो वो आप कोई एक कार्ड कर देते, साथ में आधार कर देते, पैन कर देते, ड्राइविंग लाइसेंस कर देते, कुछ भी, मतलब बैंक पासबुक कर सकते थे, कोई एक डॉक्यूमेंट जिससे कि 100% उस आदमी की ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाए। और मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं है तो पड़ोसी का दे दीजिए, आप किसी रिलेटिव का दे दीजिए आप, तो फर्जीवाड़ा तो नहीं करना पड़ता ना। अगर ये एक-एक आदमी की आइडेंटिटी ये अगर सिस्टम रहता, जो कि अब कोविड में वैक्सीनेशन में सरकार करने जा रही है, ये चीज़ करती तो ये फेक नहीं होता। और लक्ष्य का इन पर अनावश्यक दबाव था कि रोज़ 1.5 लाख करो, 1 लाख करो। अरे नहीं है तो नहीं है, या तो वो फील्ड में जा नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, आप उनको लक्ष्य का दबाव बनाए हुए हैं, और उसके बाद तो कुछ फाइनेंशियल घालमेल भी हुआ ही होगा। उसका मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या फाइनेंशियल घालमेल होगा। वेयर हाउस से लेकर के नीचे जा रहा है, आप दिखा रहे हैं कि 100 किट हम लिए हैं, आप इस्तेमाल किए हैं 5 या 10, 90 क्या किया, तो वो तो जांच से पता चलेगा ना। आपकी खबर के बाद प्रतिपक्ष के नेता एक के बाद एक ट्वीट करके सरकार पे हमला बोला है। हालांकि वो पहले भी कह रहे थे कि जो ये चीज़ें सरकार दावा कर रही है वो पूरी तरह से फेक है, सच्चाई नहीं है इसमें। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठे कि इसमें भी बड़े पैमाने पे लूट हुई। एज ए जर्नलिस्ट, आप कैसे देखते हैं इस पूरे कोरोना काल की सरकार जिस तरह से अपनी वाहवाही ली, अमृत पटेल ने जिस तरह से वाहवाही लूटी और उनके पीठ थपथपाए गए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 पार्ट में मैं देखता हूँ, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। शुरू के 2 मंथ्स में जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था, वो बहुत ही पुअर रिस्पांस था। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग जो जहाँ हैं वहीं रहें, और जो लोग पैदल चल के आए हैं गठरी बांध करके, आपने देखा होगा कि किस हाल से पैरों में छाले पड़ गए, लोग वापस घर आते हैं। बिलेटेड रिस्पांस था। जब ट्रेन चढ़ हुआ, लोगों के घर में अनाज देना शुरू किया, तो उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क था गवर्नमेंट का, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। सबके उतने लोगों के खाते में, वो तो प्रूफ है, 27 लाख लोगों के खाते में आप 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं, 500-500 दे रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, तो ये सराहनीय प्रयास था, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल में क्या होता है ना कि आप जब बड़ी त्रासदी होती है तो आपके पास मैन पावर नहीं होता है। मैन पावर होता है तो नीचे के लेवल पर आप डिपेंड करते हैं, जो एफिशिएंट नहीं है। तो उस वर्क फोर्स के लेवल पर जो करप्शन हो रहा है, जैसे कि खाने में आपको 3 बार खाना देना है, आपको 2 ही बार दे रहा है, उसमें कटौती करके पैसे बना रहा है, तो वहाँ उस लेवल पर हाई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती।
तो मेरा कहना है कि सेकंड लेवल में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, प्रत्यमृत में वो अच्छा काम किया, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, तो उसने बहुत बढ़िया उसमें काम किया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मॉनिटरिंग बेटर हो सकती थी, अगर ये हम आइडेंटिफिकेशन वाला सिस्टम शुरू कर देते कि ऑथेंटिसिटी है कि एक्स आदमी का टेस्ट है तो वही एक्स आदमी है, तो अब ये बातें नहीं होती और एक अनावश्यक लक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि अभी कुछ ज़िलों ने किया है, कुछ ज़िले के डीएम में किया है कि नहीं नहीं कोई लक्ष्य की ज़रूरत नहीं है, जो कि अब सरकार भी ये करेगी कि कोई लक्ष्य नहीं रखेगी, जितना लोग आएगा टेस्ट होगा और नहीं आएगा तो नहीं टेस्ट होगा। तो ये जो एक टैक्स पेयर का जितना पैसा लग रहा है वो पैसा नहीं लगेगा। जी। ये बताएं सर कि जिस तरह से ये मामला अब राज्यसभा में मनोज झा ने उठाया है कि मतलब धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ टेस्टिंग में। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बार बार मतलब इस मामले को उठा रहे थे। कहीं ना कहीं सरकार अब इस पूरे मामले की जांच करवाएगी और सच सामने आने आएगा। ज़रूर, मुझे लगता है कि कल मंगल पांडे जी ने ये कहा भी कि हम जो भी बातें डोमेन में आ रही है, एक-एक बिंदु पर हम जाँच करवा रहे हैं। कार्रवाई की बात उन्होंने नहीं कही, तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि अब जिस पीएससी की बात मैंने उठाई वहाँ जाँच होगी, उसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन में मुझे लगता है कुछ न कुछ सरकार परिवर्तन करेगी। जो कि अपेक्षित है, ताकि वो ऑथेंटिसिटी के लिए करे या फिर जो रोज़ का लक्ष्य है वो कम करे या एकदम वेरीफ़ाई करे कि जिस आदमी का है तो कम से कम उसका मोबाइल नंबर उसी का हो। आधार से तो आप कोविड टेस्ट को तो लिंक नहीं किया जाएगा, अब काफ़ी लेट हो चुका है इसमें। लेकिन इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि वैक्सीनेशन में ये लोग ज़्यादा सतर्क होंगे कि उसमें कोई इस तरह की घाल-मेल नहीं हो। हाँ सर, जिस तरह से सरकार ने दावा की कि कोरोना काल में 9,000 के करीब करोड़ के रुपए करीब खर्च किए गए, क्वारंटाइन सेंटर पे बहुत पैसे, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली जग जाहिर है। तो इतने बड़े पैसे खर्च करने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि जो पैसे का मैनेजमेंट था वो सही से सरकार नहीं कर पाई। नहीं, इसको पैसे के मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि अब ये तो आपने किसी ने वर्ल्ड दुनिया में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की त्रासदी होगी। तो जैसे-जैसे आपके प्रॉब्लम होता है उसी हिसाब से आप सॉल्यूशन सोचते हैं। तो क्वारंटाइन सेंटर कांसेप्ट अच्छा था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन खराब था। अब जबकि मैं भी खुद दानापुर जा कर के गया था, मैंने खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव को फ़ोन करके बताया था कि वहाँ कोई नहीं है। मेरे जाने के बाद तुरंत संज्ञान हुआ। तो वो तो आपने पॉइंट आउट किया तो वो हुआ कि अब कांसेप्ट ठीक था कि भाई उसको अलग करके रखेंगे। लेकिन वहाँ अलग हो कर के वो दिन में रहते थे या बाहर में काम करने चले जाते थे। तो वो जो एक इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जो गवर्नमेंट लक्ष्य रखी थी, जो सोचती थी, वो हो नहीं पाया था। तो इसमें पूरी तरह से व्यवस्था को भी दोष नहीं दे सकते हैं, आदमी का खुद का दोष है। आपको क्वारंटाइन सेंटर में एज़ ए सिटीज़न रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रहना है तो रहना है। आपको अगर कोविड है या नहीं है, बचना है कोविड से, तो आप उसको उसके प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करेंगे। सब चीज़ का दोष आप सरकार पर या पुलिस पर नहीं दे सकते हैं। हाँ, उसके फाइनेंसेस के मैनेजमेंट बेटर हो सकते थे, किस-किस लेवल पे हो सकते थे। तो मैं इस सिरे से नकार नहीं कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैंने एक स्टोरी की है तो सब कुछ गलत था। मिला-जुला था, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। बहुत बड़ी त्रासदी थी, प्रलय काल था, उसको गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, बिहार गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बिलेटेड था। बाद में अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन बहुत सारे उसमें लूज़ पॉइंट्स थे, लूज़ एंड्स थे, जिनको इनको प्लग करने की ज़रूरत थी। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे इंडियन एक्सप्रेस के बिहार के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान की गई जांच में फर्जीवाड़े को सामने लाया और ये मामला अब पार्लियामेंट में राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने उठाया है। उम्मीद है कि इसकी जांच होगी और सरकार कोताही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई भी करेगी। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।